सो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। सतयुद्ध से हथियारों की होड़ और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रिया पैदा हुई। इन दोनों प्रक्रियाओं के क्या कारण थे? तो गाइस इसका आंसर दिया गया, मोस्ट वीवाई क्वेश्चन है ये। चलिए क्या लिखा गया है। सतयुद्ध से हथियारों की और हथियारों पर नियंत्रण, ये दोनों प्रक्रिया ही पैदा हुई थी। हथियारों की होड़ से अभिप्राय यह है कि पूंजीवादी गुट एवं सम्मानवादी गुट दोनों ही एक दूसरे से अधिक प्रभाव रखने के लिए अपने अपने हथियारों के भंडार बढ़ाने लगे, जिससे विश्व में हथियारों की होड़ शुरू हो गई। दूसरी तरफ हथियारों पर नियंत्रण से अभिप्राय यह है कि दोनों गुट यह सोचते थे कि यदि दोनों गुट में युद्ध होता है तो दोनों गुटों की अत्यधिक हानि होगी और दोनों गुटों में से कोई विजेता बनकर नहीं उभर पाएगा, क्योंकि दोनों ही गुटों के पास परमाणु हथियार थे। इसी कारण सतयुद्ध के दौरान हथियारों पर नियंत्रण की प्रक्रिया भी पैदा हुई। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा गया है, महाशक्तियाँ छोटे देश के साथ सैन्य गठबंधन क्यों रखती थी? 3 कारण बताइए। तो गाइस 3 कारण इसमें बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा गया देखिए यहाँ पर आंसर। महाशक्तियाँ निम्न कारणों से छोटे देशों के साथ सैन्य गठबंधन रखती थी। तो इसका पहला है, आप सभी का यहाँ पर देख सकते हैं, महाशक्तियाँ छोटे देश के साथ सैन्य गठबंधन इसलिए करती थी ताकि इन देशों से अपने हथियार और सेना का संचालन कर सके। ठीक ना, ये पहला हो गया आप सभी का कारण। और चलिए दूसरा कारण यहाँ पर देख सकते हैं, महाशक्तियाँ छोटे देश में सैनिक ठिकाने बनाकर दुश्मन देश की जासूसी करते थे। ठीक ना। और तीसरा है आप सभी का यहाँ पर देखेंगे, छोटे देश सैन्य गठबंधन के अंतर्गत आने वाले सैनिक लो अपने देश में रखते थे, जिससे महाशक्तियों पर आर्थिक दबाव कम पड़ता था। ठीक ना। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर कारण देख सकते हैं, महाशक्तियाँ आसानी से छोटे देश पर अपना वर्चस्व कायम करती थी। ठीक ना। तो मैं आप सभी को 4 कारण बता दिया हूँ और रिमेंबर कर लीजिएगा, 3 रिमेंबर कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन, शॉक थेरेपी क्या थी? क्या सामान्यवाद से पूंजीवाद की तरफ संक्रमण का यह सबसे बेहतर तरीका था? तो इसका आंसर यहाँ पर दिया गया, सोवियत संघ के पतन के बाद रूस पूर्वी यूरोप तथा मध्य एशिया के देशों में समाजवादी से पूंजीवादी की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया गया, जिसे शॉक थेरेपी कहा जाता है। विश्व बैंक एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा इस प्रकार के मॉडल को अपनाया गया है। और यहाँ पर लिखा गया है, सामान्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए यह बेहतर तरीका नहीं था, क्योंकि पूंजीवाद सुधार तुरंत किए जाने की अपेक्षा धीरे धीरे किए जाने चाहिए थे। अगला को यहाँ पर अगला लिखा गया, एकदम से सभी प्रकार के परिवर्तन को लोगों पर लदा कर उन्हें आघात देना उचित नहीं था। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो इसका आंसर यहाँ पर देख सकते हैं, सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व राजनीतिक में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका ही महाशक्ति रह गया। इसके कारण अमेरिका ने भारत जैसे विकासशील देशों को सभी प्रकार से प्रभावित करना शुरू कर दिया। अमेरिका विश्व में महाशक्ति थी, जिसके कारण भारत जैसे विकासशील देशों को भी यह मजबूरी थी कि वह अपने विकास के लिए अमेरिका के साथ चले। सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका का विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान एवं इराक में अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों पर अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया, जिससे भारत जैसे देशों को इनसे मदद लेने के लिए परोक्ष रूप से अमेरिका नीतियों का समर्थन करना पड़ा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं क्या पूछा गया। इस अध्याय में वर्चस्व के 3 अर्थ बताए गए हैं।
प्रत्येक का एक एक उदाहरण बताएं। ये उदाहरण इस अध्याय में बताए गए उदाहरणों से अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ पर दिया गया, वर्चुअस के 3 अर्थ निम्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, सैन्य शक्ति में वर्चुअस बी नंबर है, ढांचागत ताकत के अर्थ में वर्चुअस यहाँ पर सी नंबर है, सांस्कृतिक अर्थ में वर्चुअस, ठीक ना। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं इन तीनों वर्चुअस के निम्नलिखित उदाहरण दिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है, अफगानिस्तान में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप के कारण लोगों का जीवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। अगला है यहाँ पर आप सभी का, आधुनिक विश्व के लोग इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो कि अमेरिका के ढांचागत वर्चुअस का उदाहरण है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उनके उद्देश्यों के बारे में बताएं, ठीक ना। ये भी मोस्ट वीबीआई क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आसियान समुदाय के 3 मुख्य स्तंभ हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है आसियान सुरक्षा समुदाय, ठीक ना। तो इस पर क्या लिखा गया है, यह समुदाय आसियान देशों के बीच होने वाले टकराव को दूर करता है। और दूसरा है आप सभी का आसियान आर्थिक समुदाय। इस पर क्या लिखा गया, यहाँ पर देख सकते हैं आसियान आर्थिक समुदाय आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन आधार तथा क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। तीसरा है आप सभी का आसियान सामाजिक संस्कृति समुदाय। यह समुदाय आसियान देशों के बीच सामाजिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में मेल बैठाएं, मतलब कि आपको मेल करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 करके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पर क ख ग कर दिया ना, ठीक है। इसको मेल करना, चलिए मेल करके आप सभी को बताता हूँ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी का एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर यहाँ पर लिखा गया ऑपरेशन इन्फ्राइट रीच, ठीक ना। तो इसका होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ग, इसका राइट होगा, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं सूडान पर मिसाइल से हमला, ठीक। चलिए अगला यहाँ पर देख सकते हैं ऑपरेशन इंड्योरिंग फ्रीडम। तो इसका होगा आप सभी का क नंबर। यहाँ पर देख सकते हैं तालिबान और अलग कायद के खिलाफ जंग, ठीक ना। अगला है यहाँ पर ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ठीक ना। तो इसका होगा आप सभी का घ नंबर, प्रथम कड़ी युद्ध। अगला है आप सभी का ऑपरेशन इराकिया फ्रीडम। तो इसका होगा यहाँ पर देख सकते हैं इराक पर हमले के लिए इच्छुक देश का गठबंधन, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन आ गया है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर लिखा गया है, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से किस तरह अलग है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पर देख सकते हैं, आज की चीनी अर्थव्यवस्था नियंत्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह अलग है। चीनी अर्थव्यवस्था की नीति विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर को प्राप्त करना है। चीन ने वर्तमान समय में बाजारोन्मुक्त अर्थव्यवस्था को अपनाया। चीन के शॉक थेरेपी की अपेक्षा चरणबद्ध ढंग सिंपनी अपनी अर्थव्यवस्था को बाजारोन्मुख बनाया। चीन ने 1982 में कृषि एवं 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया। आर्थिक विकास के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वर्तमान चीनी अर्थव्यवस्था 1950 की चीनी अर्थव्यवस्था की अपेक्षा अधिक खुलापन के लिए हुए। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पाकिस्तान के लोकतांत्रिकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं। तो गाइस यहाँ पर आंसर दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा गया पाकिस्तान में से सैनिक हस्तक्षेप, कट्टरतावाद, आतंकवाद, धर्मगुरु एवं भूस्वामी अभिजनों के सामाजिक प्रभाव के लोकतंत्र के मार्ग में कठिनाई पैदा की। पाकिस्तान में विशेषकर सैनिक तानाशाही के लोकतंत्र के मार्ग में सर्वाधिक रुकावटें पैदा की। पाकिस्तान और भारत के कड़वाहट भरे संबंधों की आड़ में पाकिस्तानी सेना ने सदैव पाकिस्तान में अपना दबदबा बनाए रखा तथा किसी भी निर्वाचित सरकार को ठीक ढंग से काम नहीं करने दिया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है, ऐसे 2 मिसाइलों का नाम बताइए जिन पर भारत बांग्लादेश वैफ बीच आपसी सहयोग है, और इसी तरह 2 ऐसे मिसाइलों वैफ नाम बताइए जिन पर असहमत है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला है आप सभी का सहयोग के मुद्दे में, ठीक।
ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा गया, क नंबर, भारत बांग्लादेश के दिसंबर 1996 में फरक्का गंगा जल बंटवारे पर समझौता किया। ख नंबर यहाँ पर, आतंकवाद भारत बांग्लादेश आतंकवाद के मुद्दे पर सदैव एक रहें। और यहाँ पर आपसे दूसरा है, असहयोग मुद्दे पर क्या होगा, यहाँ पर देख सकते हैं चकमा चारणथी है। ख नंबर यहाँ पर देख सकते हैं, भारत विरोधी गतिविधियां बांग्लादेश में समय समय पर भारत विरोध गतिविधियां होती रहती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर खाली जगह दिया गया है, इसको आपको पूर्ति करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सभी के ऊपर छोड़ देता हूँ, ठीक ना, आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को रोक करके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, वैश्वीकरण के संदर्भ में विकासशील देशों में राज्य की बदलती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर होगा, वैश्वीकरण के कारण विकासशील देशों में राज्य की भूमिका में आवश्यक परिवर्तन आया है। वर्तमान वैश्वीकरण के युग में कोई भी विकासशील देश आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। अतः वैश्वीकरण के युग में प्रत्येक विकासशील देश को इस प्रकार का विशेष एवं आर्थिक नीति का निर्माण करता है जिससे कि दूसरे देशों से अच्छे संबंध बनाए जा सकें। पूंजी निवेश के कारण विकासशील देशों ने भी अपना बाजार विश्व के लिए खोल दिए गए, ठीक ना। अगला यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया, राज्य द्वारा बनाए जाने वाले आर्थिक नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। प्रत्येक देश आर्थिक नीतियों को बनाते समय विश्व में होने वाले घटनाक्रम तथा विश्व संगठनों जैसे विश्व बैंक तथा विश्व व्यापार संगठन प्रभाव में रहता है। राज्य द्वारा बनाई जाने वाली निजीकरण की नीतियों, कर्मचारियों की छंटनी, सरकारी अनुदानों में कमी तथा कृषि से संबंधित नीतियों पर वैश्वीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। तो गाइस इसी क्वेश्चन को लेकर ये वीडियो लास्ट होती है, आप सबका सब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट होती है। अगले वीडियो में और भी आप सबको प्रोवाइड कराऊंगा ज़्यादा नंबर वाला, ठीक ना। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन होगा, सिंपली सा उसको दबाना है, वो बिल्कुल ही फ्री होता है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय।